वेलकम बैक जनाब। गवर्नमेंट का तो फैसला काफ़ी क्लियर है, पॉलिसी भी वाजिया है और अल-ऐलान कह दिया गया है कि इम्तिहानात होंगे, अपने वक्त पर होंगे और किसी किस्म की प्रमोशन इस मरतबा नहीं होंगी। भाई हमारी सिंपथीज चाहे आपके साथ हैं, लेकिन अब जो है इस फैसले के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता है। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें अच्छी खबर ये नहीं थी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के आपके इम्तिहानात हो रहे थे, सब सब्जेक्ट्स के नहीं थे, उसके बावजूद भी तैयारी की, तो फिर तो बड़े दुख की बात है। देखें, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पॉलिसी गवर्नमेंट ने तैयार की वो इसलिए भी इफ़ेक्टिव नहीं थे कि हमारे आगे एंट्री टेस्ट भी हैं, जितने भी साइंस के तलबा हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला लेना। इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था हमारे ऊपर। ये मेंटल प्रेशर अब इस किस्म का है कि हम एक्सपेक्टेशंस मीट ना कर पाएँ, ये खौफ है हमारे अंदर। इसकी वजह से हम लोग ना तो सही से पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारी सिलेबस कवर नहीं है, और ना ही हम जो है ना पढ़ाई से कोई दिलचस्पी पैदा कर पा रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है अब आप लोग बहाने लगा रहे हैं। नो। हाँ हसन, मुस्कुरा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने गेम्स खेल खेल के ना सारा पढ़ाई का टाइम जो है ना वो फोन पे जाया कर दिया है और अब जो है ना परेशानी हो रही है। हाँ, अब कोई ट्रेंड हैशटैग कुछ काम नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ साथ रिलेटिव मार्किंग भी आप लोगों की होनी है, तो ये अच्छी चीज लग रही है या बुरी चीज लग रही है? मैम इससे एक और नई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई। ये कॉम्प्लिकेशन है? ये एक नई कॉम्प्लिकेशन, ये तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात नहीं है। कॉम्प्लिकेशन इस तरह हो गई है कि कुछ बहुत सारे बच्चे सेकंड ईयर के बाद एक गैप ईयर लेके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करते थे। जिन सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स कम होते थे, 3 से 4 या 2-3, उनको वो दोबारा रीटेक करके तो इम्प्रूव कर लेते थे। लेकिन अब अगर किसी बच्चे की साइंसेस की तैयारी नहीं है तो उसके तमाम सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के में भी एक जैसे कम नंबर लगेंगे, तो इम्प्रूवमेंट का जो चांस है वो भी खत्म हो गया है कि क्या वो दोबारा दोनों क्लासेस के 12 सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करें। तो आपका ये ख्याल है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स तो हों लेकिन रिलेटिव मार्किंग ना हो? yes. तो अगला ट्रेंड ये चलाने वाले हो? नहीं मैम, हमारा मुतालबा ये है, हम मुतालबा यही कर सकते हैं क्योंकि अब आपको ये लग नहीं रहा कि अब ट्रेन छूट गई है, अब मुतालबा करने की जगह अब घर भागो, फौरन बैग्स खोलो और पढ़ाई करो? अब आखिरी हल तो यही है मेरे ख्याल से। हम समझते हैं कि पेपर्स की जो एवेल्यूएशन होती है मार्क्स की बुनियाद के ऊपर, उसके अंदर हम मुतालबा कर सकते हैं कि अगर हुकूमत कैंसिल नहीं भी करना चाह रही तो कम से कम नंबर देने के बजाय ग्रेडिंग कर लें, क्योंकि ग्रेडिंग से फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के अंदर वो जो जहनी दबाव के अंदर बच्चे आ गए हैं, हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि किस तरह बच्चे सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के अंदर ये ख़बरें वगैरह आई हैं, तो वो किसी हद तक कम हो जाएगा। जो कम्पेटिटिवनेस की वजह से इस किस्म की फ़िज़ा कायम है गैर यकीनी की, हम ये समझते हैं कि हमारा ये मुतालबा कि स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर ली जाए कि 80% से ऊपर मार्क्स वालों का A+, इसी तरह 70 से 80 मार्क्स वालों का। कि अब आपको ये लगता है कि परसेंटेज की जगह जो है वो अगर ग्रेड्स हो जाएं तो वो दैट वुड बी बेटर, यानी कि पहले से स्ट्रेटजी तैयार की हुई थी कि अगर एग्जाम्स कैंसिल ना हुए तो अगली डिमांड भाई ये है हमारी, अब तैयार हो जाए। हाँ ऐसा ही है, काफ़ी रीजनेबल डिमांड। अच्छा तो घर वालों की तरफ से भी कुछ प्रेशर वगैरह है? जी मैम, स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल पे पेरेंट्स की और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। हर बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो मार्क्स ले, तो इट अल्टीमेटली लीड्स के बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, और स्पेशली जो ये बैच है इस पे इसकी तो तैयारी भी नहीं है, तो इन पे प्रेशर डबल हुआ पड़ा है हर तरफ से। अच्छा ये जो सारी जो इतना ट्रेंड सेट किया गया और इतनी देर से जो डिमांड की गई, 1 महीने का प्रेप के लिए जो है वो वक्त भी लिया गया, उसके बाद फिर जो है मुद्दा वहीं का वहीं आके स्टक हो गया कि भाई कैंसिल करो, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट क्यों किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से? उतने अरसे में तुम लोगों ने फोकस क्यों नहीं किया कि तैयारी की जाए? और इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत गैर संजीदा रवैया अख्तियार किए रखा। मतलब इस किस्म की ट्वीट्स की गई। गवर्नमेंट ने तुम्हारा जो है वो नाम भी देख लिया, यूनिवर्सिटी भी देख ली है, अब संजीदा रवैया जो है ना वो अब मार्क्स सब तुम देख लेना। अच्छा, ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि 4th वेव आ रही है, हम दोबारा से इजलास करेंगे, वी विल रिव्यू द डिसीजंस। इस गैर यकीनी की वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि स्टूडेंट सही तौर पर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाए। होम ट्यूशंस वगैरह नहीं आप लोगों ने ली अपने जो हैं सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए किसी तरह की होम ट्यूशंस वगैरह लिए हो? इस हवाले से ये बात है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं कंट्री के अंदर वो मिडिल क्लास के लोअर क्लास से ताल्लुक़ तो कैसे कोशिश की तुम लोगों ने मैच करने की कि अगर कुछ ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई ग्रुप स्टडी की तुम लोगों ने पूरा इस अरसा में कि इकट्ठे जाकर बैठ लो, अगर देखो भाई ये तो होना ही होना है, ये कब तक प्रमोशंस चलती रहेंगी, एक दिन तो इम्तिहानात होंगे ही, तो कोई तुम लोगों ने स्ट्रैटेजी क्यों
नहीं अपनाई कि भाई अगर ऑनलाइन क्लासेस में से 50% समझ में आ रहा है तो बाकी 30-40 तुम लोग ग्रुप की सूरत में या कोई और उसका हल निकाल के, इंटरनेट पर आजकल इतनी हर तरह की रिसर्चेज और फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो वहाँ पे वो कमी पूरी करने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? मैम कई बच्चे अब हॉस्टलाइट्स थे, हॉस्टलाइट्स जब हम अपने इलाकों के अंदर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, कई ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी की उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जिस तरह से आम बच्चों को। ये बात नहीं मैं मानती, आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है, आजकल के बच्चों को बड़ों से टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है। क्यों हसन? मैम वो होता है कि रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं होती कई बच्चों की। और तो बहरहाल खबर अब आप लोगों के लिए, आपको पता है ना क्या है? जी मैम पता है जी, ऐसे ही है। खबर पता चल गया है ना अब? जी मैम खबर तो पता चल गई, लेकिन अभी भी हमारी हुकूमत से गुजारिश यही है कि थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करें और कम से कम बच्चों की डिमांड सुन लें। खबरें जनाब जो हैं वो अब आ चुकी हैं, आपको पता है कि इम्तिहानात अब होने ही होने हैं। बहरहाल बेस्ट विशेस, गुड लक। अब मजीद जो है सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड सेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करो और पढ़ाई पर ध्यान दो और पास करो अपने आप को अच्छे नंबरों से। बेस्ट विशेस जनाब। अच्छा जी, ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले जो है वो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो स्टोरी है हमारी जो पाकिस्तान की वर्सेटाइल एक्ट्रेस नादिया जमील, उनके हवाले से एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मैं चाहूँगी कि पहले आप ये वीडियो देखें, फिर उसके ऊपर मैं थोड़े से कमेंट्स एंड देन ब्रेक। जी, Chairways. That's my luggage. Here's my wheelchair with no wheel, so I can't even push it myself. No attendant, no one to help me. ट्रैवल किया तो ट्रैवलिंग करते हुए मेरे ख्याल से हर इंसान के जहन में एक थोड़ा सा खौफ या एक फोबिया थोड़ा सा होता है कि कहीं उसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। एक न्यू जगह होती है, नया एयरपोर्ट होता है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। नादिया के साथ तो जनाब ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता है कि वो रिसेंटली रिकवर की हैं ब्रेस्ट कैंसर से, 2 साल वो बाहर रही हैं, पाकिस्तान से दूर रही हैं, और फाइनली इट्स अ गुड न्यूज़ कि वो रिकवर करके जब पाकिस्तान अभी पहुँचना था उन्होंने गालिबन आज ही, तो उनके साथ ये एक जो मिसहैप हुआ ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से कि जो उनके अटेंडेंट थे, फ्लाइट अटेंडेंट, वो उनको बीच में लॉबी में ही वहां पर छोड़कर उनके सामान के साथ वो चले गए। और आपको पता है कि जब कोई बुजुर्ग ट्रैवल कर रहा होता है या कोई शख्स जिसको इतना नोहाव नहीं होती है, या कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार शख्स होता है, या कोई बच्चा अगर अकेले ट्रैवल कर रहा होता है, तो हम लोग अटेंडेंट अपने लिए हायर कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत ना हो। वो अटेंडेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि आपको खैर आफियत से आपकी तमाम उस वक्त ज़रूरत को पूरा करते हुए आपको जहाज़ तक पहुंचाना, आपके सामान की टेक केयर करना और आपको आपके टर्मिनल तक पहुंचाना होता है। नादिया के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। ब्रिटिश एयरवेज की ये जो है वो कोताही समझें, नाअहली समझें, आप कुछ भी समझें, नादिया का जनाब अब बहरहाल ये कहना है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर में जाएंगी और इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगी, उठाना भी बनता है। जनाब ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद सेगमेंट्स एंड स्टोरीज होंगी आपके लिए, साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम। और आज मैं एक छोटी सी कहानी, एक खातून जिसका नाम है अशरफ बीबी और जिसकी उम्र है 90 साल, उसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। अशरफ बीबी का कहना है कि उसने अपने शौहर की वफ़ात के बाद मेहनत मजदूरी की, अपने घर का ख़र्चा सारा उठाया, अपने बच्चों का सारा ख़र्चा उठाया, जो भी उनके अखराजात थे वो किए, अपनी औलाद की शादी की और सारा सिलसिला किया। लेकिन उसके बाद औलाद क्या करती है? अशरफ बीबी जिसकी उम्र 90 बरस है, उसका बेटा अपनी बहू के साथ मिलकर अपनी माँ पर तशद्दुद करता है, मारपीट करता है, हत्ता कि इस हद तक मारपीट की जाती है कि इन खातून के जिस्म पर नील के निशानात भी मौजूद होते हैं। जनाब माँ जो होती है ना, उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं होती। वो अपने बच्चे की हर बुरी बात, उसका हर जुल्म सितम अपने आखिरी सांस तक बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन मैं आज जानना चाहूँगी अशरफ बीबी से ज़रूर कि कितनी मजबूर हो गई ये माँ, या उस जुल्म सितम की कितनी इंतहा पहुँच गई
कि इस माँ ने सोचा कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और सदर पाकिस्तान की जानिब से ये जो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट 2021 जारी किया गया है, मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छी काविश है, ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है जो इनकी जानिब से उठाया गया है। उन सारे वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ इससे फ़राहम होगा जो हमेशा से अपने औलाद के हाथों पिसती और पिटती नज़र आ रही है। जनाब, जो अशरफ बीबी का केस है, ये इस वक्त का जो है वो पहला केस है जो कि लाहौर में दायर हुआ है। अदालत ने ये केस अब डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दिया। ये आपको बताएंगे सेशन कोर्ट का, चूंकि ये पहला केस है और मसूद गुज्जर ये एडवोकेट साहब ने इनको फाइल किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये केस देख रहे हैं और इसके साथ दीगर केसेस भी, ताकि जो और लोग हैं वो अपनी औलाद के किए जाने तशद्दुद से बच सकें। और मैं समझती हूँ कि जो अशरफ बीबी हमारे साथ अभी सेट पर मौजूद भी हैं इन स्टूडियोज़, ये इंस्पिरेशन भी है उन तमाम वालिदैन के लिए जो चुपचाप हमेशा जुल्म सितम अपनी औलाद का बर्दाश्त करते रहते हैं। मेरे ख्याल से अब बस होनी चाहिए, अब बोलना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर तो मैं मसूद साहब आपसे इन डिटेल गुफ्तगू करूंगी ही, लेकिन ज़रा अशरफ बीबी से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? बस ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कब से आपके जो बेटे का रवैया है वो ख़राब आपके साथ चल रहा था? हाँ जी, आसफ बेगम के आखे लग के ना अपने ससुरां दे नाल मिल के ते मेरे खाना तो बाद जो नहीं शादी की। कितने साल हुए शादी को? 8-9 साल हो गए। 3 बारी सन थाने बिठाया। 8-9 साल से रवैया खराब है? मैनू 3 साल उन्हें 3 बारी सन थाने भी बिठाया। अच्छा, तो किस बात पे जो है वो मामलात घर के खराब होते हैं? बस कहना तू इत्थों चली जा। किधर चली जाए? कुड़ियां को चली जा, रिश्तेदारों के घर चली जा, दामाद के घर जाके बैठ जाओ। हाँ जी, ये कहते हैं? हाँ जी, कहना अच्छा। चली जा इत्थों। हाँ। तो मारपीट कब से शुरू की? मारपीट जो भी लगे मेरा बड़ा ही नुकसान किया। मेरा घर का ना चीज़ां सब जायदाद बन चढ़ी है। हूँ फिर मैंने मारिया, मेरिया चीज़ां भन्नियां, मैंने घरों बाहर कट के अंदरों कुंडीरा रहा। कैसे मारपीट करते थे? हाँ जी, कैसे मारपीट करते रहे? बस वो चुकड़े से लग जाता। अपनी जी बीवी है नाम की, वो सही खानदान दी नहीं, वो खानदान ही सही नहीं, वो चुकना से लग के मेरे पुत्र दे एक मोटरसाइकिल बन के चूल्हा टुट गया सी। वो बंदे मेरे ने मेरे आपके बेटे को शर्म नहीं आई उसने आप पर जब हाथ उठाया? पैसे लाए मेरे ना, जेडे पैसे लाए सी तो बैंक चों कढवाण गई हैं नाल। मेरी बेटी उन्होंने नहीं सी दिते। उन्होंने कहा अपने बेटे ना लियाओ करो, ये ले आयो कि इन्हू सट लग गई बड़ी भैड़ी। तो अगले दिन पैसे असीं 3 लाख रुपया लियाए, वो लिया के ते उस मुंडे ते लाता। इन्हें आन के मेरे घर दी एक चीज़ तोड़ी, उन्होंने गालां कड्डे, की कुछ करे, उन कढ़ के गली च बिठाता। सारी गली इकट्ठी हुई सी। नजायज़ ही इन्हें मेरे वो पुत्र कमरे पै गया। इन्ना को दुख दिता इन्हें कि जेदा बड़े बेटे की बात कर रही हैं? अच्छा, मेरा बेटा बड़ा समझदार सी, जमलात महकमे च लगा सी, सरकारी मुलाजम सी। ते उस मेरा बेटे च शराफत ही बड़ी सी, शराफत ही लेंदे विच चले गया। जिद्दी उन्होंने गाल मंदा करता सी, इन्नी बिसी करता सी जिहदा कोई हिसाब नहीं। हुण ये गल आ कि ये जो मेरा खामन जिहड़ा इन्दा हार्ट अटैक होया ना, उस तो बाद उहदे नां दी रजिस्ट्री सी। इन्हां 3 रजिस्ट्रियां बनाईयां। मेरी कुड़ी ने कहा भी वड्डी ने भी ये अम्मी का कोई हिस्सा छड्डो, नहीं छड्डिया। अज वो मेरा घर कर नहीं रहा, तो उस मुंडे नूं बराए मेहरबानी करके जिहड़ा थल्ले कब्जा कर बैठा ना, वो मेरा नहीं। तो अम्मा जी जब सब कुछ लेकर बैठ गए है तो फिर आप पर हाथ उठाने का सवाल क्यों पैदा हुआ? फिर क्यों इस तरह से करता बस रहा? मैंने इत्थों चली जा। मैंने एक छोटा जिहा कमरा दिता, एडा बड़ा घर हुआ, वो मैं छोटे जिहे कमरे दे विच बड़ी तंग दस्ती न रह रही हूँ। खाना शाना देते रहे आपको? नहीं देंदे, मैंने अपने रिटायरमेंट दे सब कुछ, दूध पत्ती आटा छाटा सब कुछ मैं अपने लिए। तो पैसे आप कहाँ से, कोई काम काज करती हैं? रिटायरमेंट दे पैसे, तो वही पैसे आपके पास आते हैं, उससे आप अपना जो है रोटी पानी करती हैं? हाँ जी, अपना रोटी पानी अपने रिटायरमेंट के पैसे से मैं अपनी रोटी अपने, कोई आपको खाना शाना नहीं पूछता? नहीं देंदे, कोई पैसा तक नहीं देंदे। बाकी ये गल वा, ये 3 रजिस्ट्रियां इन्होंने बनाइया। जिहड़ा मेरा पुत्र चले गया ना 30 सालों का, वो भी पढ़िया लिखिया काबल सी। अच्छा जी, वो घर सी जिथे कब्जा करके बह गया ना, वो घर ओदा सी। एदी रजिस्ट्री मेरा तार के जिहड़ा होन गया ना 3 बच्चे छड़ के एदी विचकार ली, एदी उत्तर सब तो उपर नहीं सी। हुण इन बराए मेहरबानी करे एदी रजिस्ट्री जिस तरह बनी उत्ते जावे, सन बहुत बड़ा। अम्मा जी हुण जो केस होया है ते अदालत विच हुण गल जा रही है, तुहाडे पुत्र नूं एहसास होया है कि मैं गलत कीता, माफी मंगी उन्हें तुहाडे कोलों? ना ना, कोई नहीं माफी मंगदा जी।
बहुत जुल्म किया। मेरी यादगार नहीं हैगी कि जिस तरह इन्होंने मैं पढ़ाया रात दिन लग के पढ़ जाने इन्होंने। क्या मेहनत मजदूरी आप करती थी? क्या मेहनत मजदूरी करती थी आप? मशीन भी चलाती थी, रात दिन। हाँ, शादी भी आपने खुद की अपने इस बेटे की? हाँ जी, अपने इस बेटे की शादी भी आपने खुद की? नहीं, मेरे बंदे ने 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਗਏ अपने जिंदगी च, अपने 2 इन्हों ਵਿਆਹ गए ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਲੈਕ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਥਲੇ ਜੰਗਲਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। मैं सिर्फ अपनी गैलरी च बन। अम्मा जी, जब पहली बार इसने आप पे हाथ उठाया, हाँ, तो आपको तो यकीन ही नहीं आया होगा कि आपके बेटे ने इस तरह की हरकत की है। उस टाइम आपके एहसासात? किन्नी बार एक बार नहीं, किन्नी बार धक्के दे के बाहर कर दिंदा, अंदर दरवाजा ला लेंदा। किन्नी बार, एक बार नहीं, वो जिदों दा ब्याह कीता एहो कुछ हो रहा। तो फिर आप घर के बाहर बैठी रहती हैं? हाँ जी, घर के बाहर बैठी रहती है? हाँ, वो बाहर निकाल देता है? हाँ, कोई आस पड़ोस के लोगों ने? लगती रही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ हरकत करना बाज आ जा। नहीं, वो डरता ही नहीं किसी को। बेटियां आपके साथ हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कहती हैं वो? वो भी एहो मतलब सजा मिलनी चाहिए बेटे को, आपके सजा मिलनी चाहिए। गलत काम किया है उसने? हाँ जी, गलत हरकत की है उसको। तुसी इन्नी सजा दे सकते हो कि उनको पे जगह खाली कर दे। हाँ, ये तेरे मरे भरा दी, तेरी उत्ते रजिस्ट्री बनी है, उत्ते चलिया जा। बाकी मैनू मकान का कोई कंट्रोल मेरे हथ च कर दियो, ताकि मैनू जिस तरह करे आए दिन खुली दरवाजे मेरा खाना खराब करना, जलील ते ख्वार कर। उसकी जो बेगम है, बेटे की बेगम, उसका सलूक आपके साथ कैसा था? वो उनकी वो जो गंदा खानदान जो है किराएदार जिन्होंने बहुत ज्यादा नीच कौम, वो कौम। असी छेती जब मेरा पुत्र चले गए, उस तो बाद ही शादी की कि मैं कली रह गई। उन्हें आन के मेरे घर ही जाना चाहिए। बच्चे भी हैं इनके? 2 बच्चियां ने एदियां। उनसे मुलाकात करने देते हैं आपको या नहीं? नहीं नहीं, वो कुड़ियां भी नहीं पास आने देती। नहीं आने देती है। वो भी मारपीट करती है आपके साथ? वो तो अजे छोटियां वा। नहीं नहीं, मैं माँ की बात कर रही हूँ। बहू वो तो पेंडी हथी, वो भी आपकी? वो तो मिनट तो पहले मेरा सत्यानाश कर दी। वो इज्जत मेरी रोंदी है, जेदा कोई हिसाब नहीं। कहनी यदि कोई बेटी ना बने, कोई एदा नवासा ना हो, और जो आ जाते तो फिर उस तो वो लड़ाई जेदा कोई हिसाब। तो फिर कैसे आप अपने आप को बचाती हैं? आपकी उम्र भी इस तरह से है, अगर कभी आपके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं तो किसी को मदद के लिए बुलाती हैं आप फिर फौरी तौर पे? जो मेरा बेटा ना बड़ा, जो पहले रोजे गया, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। अम्मा जी, जान से मारने की भी धमकी कभी दी है आपको? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ बहू ने या बेटे ने भी? नहीं, बेटे और जी बहू है ना, वो कहनी नहीं जानों मार दवा। वो गैलरी की चाबी रखी सी ना टापे दे विच, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। एक दिन मुख की लड़ाई पैगी, इनू ते मैनू ते इनू कहना जो कहना, मैंने तो कुछ नहीं कहना, तमाशा देखने वास्ते। मैं दूसरी चाबी एक होर सी ला के मेरी गैलरी खोल ली। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਗਲਤ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। बच्चों के सामने माँ बाप आपके साथ मारपीट करते रहे? बच्चों के सामने? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੀਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਨਾ। मैं खालाजादे ऐसी पुत्र कहते सी अपनी माँ के सामने में जलील ना करे। क्या कहता है आपको? घर से निकल जाओ, ये तो कहता है। निकल जा। उसके अलावा क्या कहता है आपको? वो कहते हैं कि रिटायरमेंट दे, रोटी खा, बस। हाँ, जेड़ा जी तेरी पाप होंगी है वो बिस करता वा। मेरे को किन्नियां को पाप होंगी, वो मुंडे दे उत्ते लाई, जिहदा चूल्हा टुट गया सी। वो जेड़ा थोड़े बहुते होंगे पैसे, ये दस इन्हां दे मगर पिया वा, लालची है ना। किसने फिर आपको मशवरा दिया कि इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक एक्ट है और आपको जो है वो मदद लेनी चाहिए? किन्ने किया था उन्होंने फिर? हमसाए मेरे हत्थां जी तो उनको सारी कहानी पता थी, सब कुछ उन्होंने पता सी? इन्होंने सारा पता लगा मेरे दुख दा, ते इन्होंने मेरा साथ दिता। अच्छा, लगे रहंदे। अच्छा, वो आपके साथ हैं? अच्छा, ठीक है जी। मसूद गुजर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। उनसे भी हम जो कानूनी इसके पहलू हैं उस पर बात करेंगे। मसूद साहब, पहला केस लाहौर का
ये लाहौर का जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहौर का पहला केस है और ये मैं समझता हूँ कि बारिश का पहला कतरा बन के साबित हो। माँ बाप जो औलाद को पालते थे उनके नाजो नखरे उठाते थे और ये उम्मीद लगा बैठते थे कि आखिरी बुढ़ापे का सहारा जो ये बच्चे उनके जो न वो बनेंगे। लेकिन अफसोस के साथ बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर ये देखा गया है कि माँ का दुख, माँ का जो प्यार है वो शुरू दिन से लेके बच्चे की शादी होने के बाद भी वैसे का वैसे ही रहता है और फिर बच्चों के साथ भी उनकी मोहब्बत प्यार जो है वो कम नहीं होती। लेकिन जब बच्चे शादी करने के बाद बीवियों को घर ले आते हैं फिर वहाँ आके वो माँ को समझते ये हमारे ऊपर बोझ है, बाप को समझते ये हमारे लिए बोझ है। जब ऐसी सूरत हाल क्रिएट होती है तो वो फिर घर की जो छोटी मोटी लड़ाई है, जो छोटे मोटे मामलात हैं, वो फिर लेके जो बहू आती है, जब जो बीवी आती है, वो माँ के ख़िलाफ़ और बाप के ख़िलाफ़ उकसाती रहती है। तो जब बेटा फिर जब काम से सुबह लेके घर आता है तो वो सारी की सारी घर की जो छोटे मोटे मामलात होते हैं सामने आते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये माँ बाप हमारे लिए बाइस ज़हमत बन चुके हैं, अब इनको फौरी तौर पर यहाँ से निकलना चाहिए। जब ऐसी सूरत हाल क्रिएट होने लगी, शुरू होने लगी, ये घर का मैटर नहीं है, बहुत सारे घरों के ये मैटर जो ना वो सामने आए। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वसादत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया प्रोटेक्शन, जिसकी मेरे ख्याल से बड़ी देर से ज़रूरत थी, बड़ी देर से ज़रूरत थी, बहुत बड़ी देर से ज़रूरत थी। तो इस एक्ट एक डर खुल गया है, पेरेंट्स के लिए एक उम्मीद खुल गई है। नहीं, इसके अंदर उम्मीद नहीं खुल गई, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक सब्जेक्ट मैटर ओपन हो गया है जिसमें हर हाल में माँ बाप की रख दी है हमारी ताबेदारी और फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक चीज और उन्होंने अमेंड की है कि सिर्फ माँ बाप को नहीं रखा, इसके अंदर दादा दादी को भी मेंशन किया गया है। अच्छा, घर के ज़ईफ बुजुर्ग बुजुर्ग को। फिर उन्होंने एक जो अच्छी और खूबसूरत बात की है वो ये की है कि उन्होंने इस एक्ट के अंदर अगर आप किराए के ऊपर भी रह रहे हैं ना तो फिर भी किराया आप पे करेंगे और माँ बाप का वैसे ही उनको प्रोटेक्शन देगा, उसको घर से आप नहीं निकाल सकते। और मजीद अमेंड किया गया है कि अगर माँ बाप की मर्जी होगी तो बेटा घर में रहेगा, अगर माँ बाप की मर्जी नहीं होगी तो बेटा उस घर में नहीं रह सकता। फिर मजीद अमेंड किया गया है कि 1 साल इसमें सेंटेंस रखी गई है और 50,000 रुपए तक जुर्माना रखा गया। ठीक है, हैवी फाइन रखा गया। साहब, यहाँ पे मुझे ये जानना है कि ऐसे बहुत से लोग अभी इस एक्ट के बारे में दे आर अनअवेयर अबाउट इट, जिनको नहीं पता, जो दर बदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर हैं या जिनकी औलाद उन पर तशद्दुद कर भी रही है। ऐसे में जो ये लोग हैं वो कैसे जो है पहुंच सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा कैसे खटखटा सकते हैं? कोई अवेयरनेस भी होनी चाहिए ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि भाई अब आपको सहने की, बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है और जो करेगा उसकी औलाद को भुगतना पड़ेगा या इतना जुर्माना या ये सज़ा भी होगी। उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? उसके लिए जो माशाल्लाह जो आपने पहला स्टेप लिया है न्यूज़ चैनल के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का पहला कतरा साबित होगा। इस चैनल की वसादत से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। और फिर माँ बाप, एक चीज़ मैंने ज़रा आपके प्रोग्राम की वसादत से वाज़ह करूँ, ऐसे माँ बाप जो बेचारे पहले औलाद के हाथों तंग है, कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास कोई ऐसे ज़राए वसाइल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैम्बर है, हम एक टीम वर्क के सूरत में काम कर रहे हैं। हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो फ्री एड जो है ना वो स्टार्ट की है कि ऐसे तमाम वालिदैन के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई आना चाहे मेरे पास तो मेरा एड्रेस बड़ा मुख्तसर है सिटी। सर जी, फ्री ऑफ कॉस्ट करने के पीछे क्या मकसद है और क्या एक कॉस्ट के लिए मकसद ये है, जो मैं समझता हूँ या मुझे जो समझ आई है, मैं कहता हूँ जिन कौमों ने बुजुर्गों को एहतराम नहीं किया वो कौमें बर्बाद हुई। बिल्कुल। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम पे आज हम बैठे हैं, इसमें मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे बुजुर्गों की दुआएं,
इसके अंदर शामिल है। हमने शुरू दिन से जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि बुजुर्गों का एहतराम करना है और हर हाल में आपने करना है, तो ये बुजुर्गों की दुआएं हैं जो इंसान को बहुत बुलंदी तक लेके जाती हैं। वो कौमें हमेशा बर्बाद हुई हैं जिन्होंने बुजुर्गों का एहतराम नहीं किया। देखिए सारा कुछ हम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, तो एक कम अज कम फॉर्म ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम इन बुजुर्गों का इनको रिलीफ दे सकें, इनके जो जेन्युइन मसाइल हैं, इनके जो कानूनी इनकी मुआवनत है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। तो इनसे हमारा पर्पज़ कोई दूसरा नहीं है मासवा इनकी दुआएं लेने का। तो मैं समझता हूँ कि हर चैम्बर में अगर आप 20 केस जो है ना वो दूसरे कर रहे हैं, अगर 2 केस आप इन बुजुर्गों के हवाले से भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे बरकत पड़ेगी उनके काम के अंदर। तो ये करके देखें, हमारा तो ये नज़रिया है, एक काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें, किसी की वेलफेयर के लिए करें, लेकिन नीयत उसके अंदर ये होनी चाहिए कि हमने कुछ करना है और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। तो फिर अल्लाह मियाँ खुद ब खुद उसके अंदर बरकत जो है वो डाल दे। ठीक है। अच्छा मसूद साहब, मुझे बताइएगा कितने केसेस जो हैं, ये तो पहला केस था जो आप अभी हैंडल कर रहे हैं, जी। इसके अलावा क्या बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अभी तक तो केसेस तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। आर्डिनेंस जब से जारी हुआ है, आर्डिनेंस जारी होने के बाद चाहिए था कि इसमें लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस आती, मुख्तलिफ प्रोग्राम के ऊपर हम बात करेंगे कैसे लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जा सकता है, या जो केसेस की तादाद बढ़ रही है उस हवाले से भी हम मसूद साहब से जानेंगे। और अम्मा जी जो हैं वो अब इंसाफ किस तरीके से चाहती हैं, क्या इनकी ख्वाहिश है, और क्या जो अभी तक का जितना कानूनी कार्रवाई हुई है क्या ये उससे मुतमईन भी दिखाई दे रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे मसूद साहब और अम्मा जी से, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट जो मुतारिफ़ कराया गया इस तरह पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें ये यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम जो इस मुल्क के जो ज़ईफ़ पेरेंट्स, वालिदैन या बुजुर्ग घर में मौजूद हैं और अपनी औलाद के तशद्दुद से तंग हैं, अब उनके लिए एक रास्ता है कि वो इससे इंसाफ हासिल कर सकते हैं। अशरफ बीबी अम्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका बेटा आसिफ और उनकी बहू इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिस्म पर निशानात भी रहे, ये अब इंसाफ की मुंतज़िर हैं। मसूद गुजर साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वो इस वक्त इनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं और देख रहे हैं। मसूद साहब मुझे बताइएगा कि कोई अब केसेस मजीद रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं इस हवाले से, क्या लोग और अब सामने आना शुरू हुए हैं इस एक्ट के आने के बाद से? जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी तो जैसे लोग घरों में बेबस पड़े हैं वो लाजमी तौर पर कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। तो अभी तक तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, लेकिन आपके प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा सेंस आएगा, लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी और लोग डेफिनेट अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट्स के अंदर आएंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएगा कि अगर हम अपने आसपास में लोगों की अवेयरनेस के लिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके, अगर आस पड़ोस के लोग या जो वालिदैन हैं जिन पर तशद्दुद हो रहा है, जब वो देखते हैं कि उन पर ज़्यादती हो रही है घर में बच्चों की तरफ से, तो हम उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं इस एक्ट पे ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके और वालिदैन बच सकें अपनी औलाद के तशद्दुद से? तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा कैसे खटखटाना है, मैं चाहूँगी इस हवाले से आप आगाही फराहम करें। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि वे कोई भी माँ बाप जो घर में अपनी औलाद की वजह से तंग है और औलाद उसके साथ मिसबिहेव कर रही है और वो किसी सूरत में अपने माँ बाप को बॉदर नहीं कर रही, तो इस कानून के रेफरेंस से, इस कानून के हवाले से सबसे पहले वो किसी वकील साहब के पास एंगेज हो आए। अगर वो ये नहीं समझता कि वो उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो वकील साहब के पास भी नहीं आ सकता, तो उसके अंदर कानून ने एक सादा सा तरीक़ेकार रखा है कि उसको एक नोटिस दें। नोटिस को 7 दिन का नोटिस होता है। 7 दिन के नोटिस के अंदर उसको ये कहा जाता है कि भी मैं आपको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं बॉदर नहीं कर सकती या बॉदर नहीं कर सकता अगर बाप है, तो आपने ये घर खाली करना है, जो इस कानून की मंशा है, जो इस कानून का तरीक़ेकार रखा गया है। अगर 7 दिन के अंदर वो नहीं करता तो एक सादा सी दरख्वास्त लिखें और डिप्टी कमिश्नर जो भी इलाके का है उसके पास पेश हो जाए।
अगर कोई समझता है कि वो वकील के एक्सपेंसेस जो है ना वो नहीं बॉदर कर सकता, नहीं कर चला सकता, तो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उसकी दरख्वास्त के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। मुतलका SHO साहब को कहते हैं कि इस बंदे को जो है ना वो फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद फिर उनकी माँ बाप के साथ बिल मुशाफा मुलाकात करवाई जाती है, उस एक्यूज पर्सन की, उस अलेज्ड पर्सन की जो माँ बाप को साथ मिसबिहेव करता है, जो अच्छा सलूक नहीं करता। उस दौरान अगर वो ये दोनों के दरमियान को रिकन्सिलेशन हो जाए किसी ऐसी शर्त के ऊपर जहाँ पे माँ को भी माँ बाप को भी एक्सेप्टेबल हो, बेटे को भी एक्सेप्ट हो, तो देन गुड। अगर नहीं होता तो फिर उसको जेल की हवा खाना पड़ेगी और उसको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। मुझे मसूद साहब ये भी बताइएगा कि अगर आप जो औलाद है या जो पेरेंट्स के साथ इस तरह का नारवा सलूक रखे हुए हैं, क्या सज़ा है ऐसे औलाद के लिए जो इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं और वायलेंस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ? सेक्शन 3 है इस कानून के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स और ऑर्डिनरी 2021 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने 1 साल सजा रखी है और 50,000 रुपीज़ जो है उसका फाइन रखा है। 1 साल की सजा है, यानी कि 1 साल के लिए जेल की हवा खाना पड़ सकती है, जेल की हवा खानी पड़ेगी। अच्छा, और फाइन भी पे करना पड़ेगा और 50,000 जुर्माना भी पे। ठीक है। और ये इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आपका जुर्म ज्यादा है? नहीं, ये कम, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने वांछित रखी। ठीक है, ये मैक्सिमम है। अम्मा जी मुझे बताएं, अब अगर आपके बेटे के खिलाफ अदालत फैसला सुना देती है तो वो 1 साल की जेल की हवा भी खा सकता है और 50,000 जुर्माना भी उसको होगा। ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। यानी माँ अभी भी यही कह रही है कि अगर वो सही रास्ते पे आ जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और ये माँ का दिल था, आपने जाते जाते देख लिया कि वो अभी भी कह रही है कि वो रास्ते पे आ जाए और सीधे रास्ते पे आ जाए। जनाब, बहरहाल प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। हम आपसे करेंगे इंशाल्लाह कल मुलाकात नए सेगमेंट्स और नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।